नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 3 जनवरी 2024 के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के उन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपके यूपीएससी सीएससी के लिहाज से 2024 की जो परीक्षा आने वाली है यूपीएससी सीएससी की, उसके लिहाज से ये आर्टिकल महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमें 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। पहला जो आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 13 पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है सरकारी प्रतिभूति। दूसरा आर्टिकल द हिंदू के पेज नंबर 13 पर इथोपिया और सोमालीलैंड के बीच समझौता, बात करेंगे कि क्या है। थर्ड आर्टिकल है वीवीपैट से संबंधित, जो कि आपको द हिंदू के पेज नंबर 11 पर देखने को मिल जाएगा। फोर्थ आर्टिकल है स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट के बारे में, SKA प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 1 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिहाज से, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वह सरकारी प्रतिभूति से रिलेटेड, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो जी सिक्योरिटी से रिलेटेड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको कहा जाता है। कंटेक्स्ट क्या है? सबसे पहले अगर हम कंटेक्स्ट समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इसमें ये चीजें हमें समझनी है। तो कंटेक्स्ट ये है, ओवरऑल हुआ क्या है कि 6 आपके जो राज्य हैं लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और बिहार, इन्होंने 16,000 करोड़ जी सिक्योरिटीज के माध्यम से बोरो किया है मार्केट से। तो तब ये आपका जो कंटेक्स्ट है उसमें न्यूज में आ गया है। तो यहां पर हमें क्या करना है, जी सिक्योरिटीज के बारे में जानना है। और गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जी सिक्योरिटीज जो लॉन्च करती है उनको कहते हैं या बोरो करती है, जिसके माध्यम से पैसा, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है उनको। तो जी सिक्योरिटी स्टेट डेवलपमेंट लोन होता क्या है, यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई देगा, यील्ड, ठीक है। तो यील्ड के बारे में हम जान लेंगे कि यील्ड क्या है, यील्ड और प्राइस में क्या रिलेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहां पर जाननी है। तो अगेन महत्वपूर्ण क्यों है यह आर्टिकल, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी 2013 में और 2018 में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती रहती है, ठीक है। जैसे 2013 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार परिचालन, इसको कहते हैं इंग्लिश में ओपन मार्केट ऑपरेशन, का तात्पर्य है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। तो जिनको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, वो आसानी से इसका जो उत्तर है वो बता देंगे कि सर इसका आंसर सी है। क्यों? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता ही आरबीआई के द्वारा किस लिए है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने से संबंधित और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना या घटाना, ये ऑपरेशन कंडक्ट करता आरबीआई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके थ्रू जी सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है, ठीक। ऐसा ही एक क्वेश्चन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से और ट्रेजरी बिल से पूछा 2018 में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वापस आकर, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं जी सिक्योरिटीज के बारे में। तो अगर हम सरकारी प्रतिभूतियों या जी सिक्योरिटीज की बात करें, आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा हर जगह, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछ ले, देन वहां भी शायद ऐसा जी सेक आपको देखने को मिलेगा। तो जी सिक्योरिटी एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जनता से धन उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। अब ये बैंक से भी ले सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट, और आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनसे भी वो पैसा ले सकते हैं, ठीक। भारत में केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल, जो केंद्र सरकार है वो ट्रेजरी बिल और आपका डेटेड सिक्योरिटी दोनों की दोनों जारी कर सकती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट केवल एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, यानी कि जी सिक्योरिटी ही जारी कर सकती है। ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं कर सकती। अब ये ट्रेजरी बिल है क्या, स्टेट, और बेसिकली आपका
जी सिक्योरिटी है, जी सिक्योरिटी तो आपको समझ लिया, ट्रेजरी बिल वगैरह क्या है ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो राज्य विकास ऋण कहा जाता है उसे, स्टेट डेवलपमेंट लोन को। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इसे जोखिम मुक्त गिल्ट एज उपकरण कहा जाता है। देखिए सरकार बोरो कर रही है तो वहां पर रिस्क का तो सवाल ही नहीं होता, इसलिए इसे रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बेसिक बेसिक बातें अगर आपको सीखनी है, ठीक है, तो और भी क्या हो सकता है कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो जी सिक्योरिटी से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उगाती है, या ट्रेजरी बिल से पैसा जो बोरो करती है मार्केट से, या स्टेट डेवलपमेंट लोन के थ्रू, या कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की जो जी सिक्योरिटीज होती हैं, ये सब कौन बोरो करता है, इनके बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई बोरो करती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकर है और ऋण प्रबंधक है, ठीक है। आरबीआई धन आपूर्ति स्थितियों में समायोजित करने के लिए जी सिक्योरिटी की बिक्री खरीद के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आयोजित करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अब जब हम 2013 का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, यही मैं आपको बता रहा था कि सेलिंग होती है ना, और परचेज होता है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। इससे होता क्या है, या तो मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, ठीक है, या मार्केट से लिक्विडिटी का क्या हो जाता है, सकआउट हो जाता है ना, कम हो जाती है या बढ़ा देते हैं। आरबीआई डिपेंड करता है कि उस वक्त अर्थव्यवस्था में क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा है कि कम है, वो उस तरीके से आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये टूल्स होते हैं ना, आरबीआई के टूल होते हैं ना, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, किसी और लेक्चर में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं जी सिक्योरिटी के प्रकार की। अब जी सिक्योरिटी के प्रकार को यहां पर दो हिस्सों में बांटा हुआ है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जी सिक्योरिटी है, इसके टाइप्स को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला टाइप है मैच्योरिटी के आधार पर, है ना, एक है लेस देन 1 ईयर, एक है मोर देन 1 ईयर, ठीक है। लेस देन 1 ईयर में अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल ही बोला जाता है हिंदी में भी, है ना, कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, और यह यहां पर हो गया आपका डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड जी सिक्योरिटी, दिनांकित सरकारी प्रतिभूति। अब यह ट्रेजरी बिल क्या होता है और कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है ये समझ लीजिए। अब कैश मैनेजमेंट बिल को पहले समझते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बिल इसके जस्ट बाद आपको समझ में आ जाएगा तुरंत सही। तो गवर्नमेंट जो है मार्केट से जब टेम्परेरी मिसमैच यानी कि लेस देन 91 डेज, है ना, जो गवर्नमेंट क्या है टेम्परेरी पैसा लेती है, टेम्परेरी मिसमैच को पूरा करने के लिए जब गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से पैसा लेस देन 91 डेज, तो हम कहते हैं कि जब वो जारी करती है कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक। दोबारा समझाता हूं कि गवर्नमेंट अपने टेम्परेरी मिसमैच को पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल को जारी करती है अगर उसे पैसा लेना है 91 डेज से लेस में, ठीक है। अगर 91 डेज टू लेस देन 1 ईयर यानी कि 364 डेज, 91 डेज, और 3 टर्म्स में निकाला जाता है 182 डेज के लिए अगर पैसा उठाना है, मोर देन 90 डेज अगर पैसा उठाना है, गवर्नमेंट को बोरो करना है, तो वो जारी करती है ट्रेजरी बिल। क्या जारी करती है? ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल का एक और पॉइंट समझिए कि ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? हिंदी में भी जीरो कूपन बॉन्ड ही बोला जाता है इनको, ठीक है। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड जो है रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पर। अब इसको आप समझिए, फेस वैल्यू को कैसे समझते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का कोई बॉन्ड है, ठीक है, जिसको आपको खरीदना है, ट्रेजरी बिल है जिसको आपको खरीदना है, ठीक। तो पहले ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा, 80 पे मिल जाएगा, ठीक है, 80 पे मिल जाएगा। और जब ये रिडीम होगा तो आपको क्या कितने पे मिलेगा? वापस 100 पे मिल जाएगा। तो मतलब 20 रुपए या तो आपका प्रॉफिट कहें या उस पे ब्याज कहें,
वो आपको मिल जाएगा। और यही होती है आपकी जीरो कूपन बॉन्ड का, यही कॉन्सेप्ट होता है जो कि फेस वैल्यू पर रिडीम होता है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू उसकी 100 है मान लो, तो आपको 80 में मिल जाएगा। और जब उसका टाइम बीत जाएगा कि टाइम मैच्योरिटी हो गई उसकी, है ना, उस बिल की, देन आपको 100 रुपए गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। तो 20 रुपए आपका या तो इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी साहूकार ब्याज देते हैं, है ना, जब भी किसी को पैसा देते हैं तो ब्याज उसमें से काट लेते हैं पहले ही, है ना, ब्याज का पैसा क्या करते हैं, काट लेते हैं, और जो पैसा बचता है उसको वापस दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जीरो कूपन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कैश मैनेजमेंट बिल क्या है कि गवर्नमेंट को लेस देन 91 डेज में अगर बोरोइंग करनी है, टेम्परेरी मिसमैच है, कुछ पैसा चाहिए, है ना, गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा मार्केट से, तो क्या जारी करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल जारी करेगी, है ना। फिर उसके बाद ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल 91 डे से 364, मतलब लेस देन 1 ईयर, तो 3 फॉर्म में 91 डेज, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए पैसा चाहिए, तो ट्रेजरी बिल जारी करेगी। जीरो कूपन बॉन्ड है, फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, आपको प्रॉफिट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जो एग्जांपल मैंने समझाया। अब ये क्या है, मनी मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, मुद्रा बाजार, दो टाइप के मार्केट होते हैं ना, मनी मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और उसमें से जब बेसिकली आप बाजार के बारे में पढ़ रहे होंगे तो दो टाइप का बाजार है आपका, जैसे मनी मार्केट है एक और कैपिटल मार्केट है। तो ये किसका है, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का हिस्सा है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं डेटेड सिक्योरिटी की। 1 साल से ज्यादा के लिए अगर पैसा उठाना है गवर्नमेंट को, देन वो क्या करेगी, आपको जी सिक्योरिटी, डेटेड जी सिक्योरिटी बेसिकली बोरो करेगी या डेटेड जी सिक्योरिटी जारी करेगी, और उसमें आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने यहां पर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो जिसकी परिपक्वता 1 साल से कम है वो है ट्रेजरी बिल, नगद प्रबंधन बिल यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल, और जिसकी 1 साल से ज्यादा है वो है डेटेड सिक्योरिटी, जिसपे आपको ब्याज मिलता है। ट्रेजरी बिल के बारे में मैंने आपको समझा दिया, कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में समझा दिया। ठीक है, चलिए अब ये जी सिक्योरिटी का लेन देन या स्टेट डेवलपमेंट लोन का, अब आपको समझ में आ गया ना कि भाई सेंटर जो गवर्नमेंट है वो जी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल ये सब जारी कर सकती है, सेंटर गवर्नमेंट को अधिकार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी के नाम पे स्टेट डेवलपमेंट लोन ही जारी कर सकती है। ठीक है, ट्रेजरी बिल जारी करने का अधिकार उसके पास नहीं है। अब ये जब जारी करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, आरबीआई के थ्रू करेंगे। तो आरबीआई ऑक्शनिंग करता है इनकी, है ना, ऑक्शनिंग किसके थ्रू करता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है, जहां पर आपके कमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, वो पार्टीज होते हैं, वो आते हैं और ऑक्शनिंग जब होती है तो वहां से जी सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। फिर आरबीआई ने और क्या किया कि ऐसा क्यों ना हो कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, अगर वो भी इनको खरीदना चाहे तो उनके लिए स्कीम लेके आए आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना, रिटेल इन्वेस्टर स्कीम। इसके तहत क्या है कि ये एक व्यापक योजना है जो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत और खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन स्टॉप समाधान प्रदान करती है। और वो किस किस में आपका निवेश कर सकते हैं, टी बिल में, ट्रेजरी बिल में, डेटेड जी सिक्योरिटी में, राज्य विकास ऋण, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी ये यहां पर क्या कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं, या बोरो गवर्नमेंट जब बोरो करेगी तो वो यहां पर अपना पैसा लगा सकते हैं। ठीक, अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जिसके लिए हमने बोला था कि चलिए उसको जब हम ट्रेजरी बिल वगैरह समझ लेंगे देन उसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू है 2018 में, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही है। ठीक, पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन प्रायोजन करता है। ठीक है, यहां तक तो सही है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो यहां तक यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूति का प्रबंधन और प्रायोजन करता है, किंतु किसी भी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। अभी मैंने जस्ट बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या करते हैं, पैसा आपका
बोरो करते हैं आरबीआई। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस वजह से, ये लास्ट लाइन की वजह से, बाकी तो सही था पहले। ठीक है, सरकार कोष पत्र यानी कि ट्रेजरी बिल जारी करती है, राज्य सरकार कोई कोष पत्र जारी नहीं करती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रेजरी बिल जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। ठीक, कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्यन के बट्टे पर जारी किए जाते हैं, मतलब रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पर, जीरो कूपन बॉन्ड की यहां पर ये बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, सही है। तो 2 और 3 यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक अभ्यास प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है आपका, अभ्यास प्रश्न है सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। पहला, सरकारी प्रतिभूति सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करने वाला एक व्यापक योग्य साधन है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूति दोनों जारी कर सकती है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार जारी कर सकती है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक ही भाग ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपके 2 ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अगर सही पूछा है तो केवल एक कथन क्या है इसमें से सही है। ठीक है, आई होप जी सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, अगर आपका ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल पे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसे टैकल कर लेंगे। ठीक है, रही बात यील्ड की, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, तो यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच ये याद रखना है कि एक इनवर्स रिलेशन होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड का प्राइस होगा यील्ड उसका उतना ही कम होगा, जितना बॉन्ड प्राइस कम होगा उतना ही यील्ड उसका ज्यादा होगा। ठीक, तो यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच एक इनवर्स रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझते हैं। पहले कंटेक्स्ट यह है कि इथोपिया और सोमालिया में भी सोमालीलैंड एक एग्रीमेंट में यह हुआ कि इथोपिया आपका क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है आपका इथोपिया। तो अब क्या है कि यहां पर एक पोर्ट है बरबेरा, है ना, बरबेरा, यहां पर एक पोर्ट है, देखिए यहां पर बरबेरा। तो इथोपिया को इसका, इस एग्रीमेंट के बाद इसका क्या है, इस पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। और ये पोर्ट कहां पर है, गल्फ ऑफ अदन में है। ठीक है, तो पोर्ट का नाम है बरबेरा। ये क्या है, पोर्ट है, किसका पोर्ट है, सोमालिया का। ठीक है, सोमालिया का। तो आपको याद रखना है कि सोमालियन लैंड है जो, तो सोमालिया का ही एक हिस्सा है, तो बरबेरा उसी का एक पोर्ट है। तो रिसेंटली सीन इन द न्यूज टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2024 के प्रीलिम्स में, या फिर लोकेशंस के ऊपर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है। जैसे 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर इधर दे दिए थे और देश इधर दे दिए थे कि अलेप्पो, किरिकू, मोसूल, मजार शरीफ, तो ये पूछ लिया था, क्यों उस वक्त ये न्यूज में रहे थे। ठीक, तो ओवरऑल ये है आपका सोमालिया वाला हिस्सा, ये है गल्फ ऑफ अदन, ये है रेड सी, एंड गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को जोड़ते हैं बब अल मंदाब स्ट्रेट, है ना, जल डमरू मध्य संधि जिसको सुना है। ठीक है, बब अल मंदाब स्ट्रेट किसको जोड़ता है, रेड सी को और गल्फ ऑफ अदन को। और यहां पर है बरबेरा पोर्ट, कहां पर, बरबेरा, तो कहां पर है, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन से अपनी सीमा लगाता है, ना कि रेड सी से। ठीक है, दोबारा, बरबेरा जो पोर्ट है किससे अपनी सीमा लगाता है, जैसे गल्फ ऑफ अदन से, ना कि रेड सी से। ठीक है, कहां पर है, सोमालिया में। ठीक, चलिए ओवरऑल अगर हम देखें गल्फ ऑफ अदन के बारे में, तो ये सीमा लगाता है यमन से, सोमालिया से और जिबूती से। ठीक, ये है अरेबियन पेनिनसुला के बीच, अरेबियन जो प्रायद्वीप है उसके बीच, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच ये है गल्फ ऑफ अदन आपका। ठीक है, और इधर आपका अरेबियन सी तो आ ही जाता है। ठीक, बब अल मंदाब स्ट्रेट रेड सी और किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ अदन को जोड़ता है। ठीक, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, कौन कौन से हैं, जैसे सूडान है, इसमें सूडान है आपका, इरिट्रिया है, इथोपिया याद रखना एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है इथोपिया,
जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, युगांडा हो गया। ठीक, इसके अलावा सोमालीलैंड के बारे में चलिए कुछ चीजें जानते हैं। तो सोमालीलैंड आधिकारिक तौर पर सोमालीलैंड गणराज्य अफ्रीका के हॉर्न में एक गैर मान्यता प्राप्त राज्य है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालिया के कानूनी हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। सोमालिया देश का ही एक हिस्सा है सोमालीलैंड। ठीक है, राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर है हरगे ईसा। ठीक है, हरगे ईसा। तो इसको क्या कर लिए, स्टार कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरगेसा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इधर आपको हरगेसा के बारे में दे दे और इधर आपको पूछ ले कि ये किस राज्य में है। ठीक, या किस आपका देखें किस देश में है। किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई, सोमालीलैंड को, है ना। तो सोमालीलैंड को अभी तक यूएन के किसी भी सदस्य देश ने या अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अभी तक कोई भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। बस यहां पर क्या याद रखना है आपको, बरबेरा पोर्ट के बारे में याद रखना है। एक ये चीज याद रखनी है कि किसी भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ने इसको मान्यता नहीं दी है, ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने। हरगेईसा के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट है जो यहां पर याद रखने। गल्फ ऑफ अदन के बारे में, अरेबियन पेनिनसुला और आपका इधर आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में है। बबल मंदाब स्ट्रेट रेड सी को गल्फ ऑफ अदन को जोड़ता है। गल्फ ऑफ अदन की जो सीमा है इधर यमन से लगती है, इधर सोमालिया से लगती है और इधर जिबूती से लगती है। और पीछे की तरफ अगर देखें तो आपकी लगती है अरेबियन सी से। ठीक, तो ये आपको याद रखना है ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोमालीलैंड की सीमा इथोपिया और इरिट्रिया से लगती है। देखिए, इथोपिया से लगती है वो बात ठीक है, लेकिन इरिट्रिया से नहीं लगती है। इथोपिया का बरबेरा बंदरगाह लाल सागर में खुलता है, तो ये भी नहीं, मैंने अभी बताया था कहां खुलता है, गल्फ ऑफ अदन में खुलता है। ठीक है, सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उपयुक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो इसके बेसिकली कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके आधार पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो लोकेशंस पर यूपीएससी हर साल लोकेशंस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2023 में तो 3-4 क्वेश्चन के करीब करीब आपके लोकेशंस पर ही आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है वीवीपैट से रिलेटेड, है ना। तो कंटेक्स्ट क्या है ये समझ लीजिए। जो इंडियन अलायंस है, इंडियन अलायंस में डिफरेंट जो पार्टीज हैं, अपोजिट पार्टी है बीजेपी से अलग, तो इन्होंने क्या करा है कि एक लेटर लिखा है किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि वीवीपैट पर अपने व्यूज देना चाहते हैं। तो ये है उसका कंटेक्स्ट, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी है नहीं। तो यहां पर हम थोड़ा वीवीपैट के बारे में जान लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा आसानी रहे वीवीपैट के बारे में जानने में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो काफी ईवीएम और वीवीपैट ये दोनों काफी न्यूज में रहती हैं। तो वीवीपैट के साथ ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, जबकि आपकी जो वीवीपैट है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जो कि इसके साथ ही अटैच होता है। तो होता क्या है वीवीपैट में, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपने किसी को वोट किया, तो आप कैसे जान पाओगे कि आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है तो क्या आपका वोट उस व्यक्ति के पास ही गया है कि नहीं गया है। मान लीजिए आपने बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी के किसी एक्स कैंडिडेट को वोट दिया, तो क्या आपका बीजेपी के किसी एक्स कैंडिडेट को ही वोट गया है। या मान लीजिए आपने अगर कांग्रेस को वोट दिया, तो क्या कांग्रेस के किसी वाई कैंडिडेट को ही वो वोट गया है। तो इस बात को सुनिश्चित करता है आपका वीवीपैट मशीन। कौन सुनिश्चित करता है, ये वीवीपैट मशीन सुनिश्चित करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप वोट देते हैं तो यहां पर डिस्प्ले पर ओवरऑल यहां पर करीब 7 सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले होता है पर्ची के थ्रू कि यहां पर आपने किसको वोट दिया, आपका वोट किसको गया है। तो आपको आइडिया आ जाता है कि ठीक है, जो जिसको मैंने अपना वोट दिया है वो सही जगह गया है। देन ये पर्ची अंदर इस बॉक्स में चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्ची मिलेगी उसमें से। ठीक, तो यही कहानी यहां पर लिखी हुई है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है, स्वतंत्र प्रणाली है, मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है या नहीं। ठीक है,
जब वोट डाला जाता है तो एक पर्ची मुद्रित होती है जिसमें उम्मीदवार को क्रमांक नाम और उम्मीदवार का क्रमांक नाम और उसका प्रतीक होता है। 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो के माध्यम से खुला रहता है। देन उसके बाद यह मुद्रित पर्ची स्वतः ही कटकर वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यह पर्ची आपको घर ले जाने को मिलेगी, देखो कि मैंने इसको पार्टी को वोट दिया तो इसका सबूत है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वीवीपैट के बारे में आई होप पता लग गया होगा। तो ये आपकी जो मशीन है किससे अटैच रहती है? अटैच रहती है ईवीएम से। चलिए इसके ऊपर एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट वीवीपैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो कि सही ऑप्शन है। यह मुद्रित पर्ची काटकर मतदाता को सत्यापन के लिए हाथों में दी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन इसमें से सही है, क्योंकि पर्ची जो है आपको हाथ में जाने को नहीं मिलती है, बस आपको डिस्प्ले होती है एंड देन फाइनली वो वीवीपैट के बॉक्स में गिर जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन इसके बारे में भी यूपीएससी अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो कंटेक्स्ट क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए अप्रूव करे हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर किलोमीटर प्रोजेक्ट एरे है क्या। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसे इमेज देखी है तो कहीं ना कहीं ये टेलीस्कोप से रिलेटेड तो है ही, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब इसकी बात करते हैं। अगेन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी मिशंस पर किसी टेलीस्कोप पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है प्रीलिम्स में। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट, इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में याद रख लीजिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे ही कहेंगे, हिंदी में भी इसको यही कह रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं 2 डिफरेंट प्लेसेस पर, एक आपका ऑस्ट्रेलिया में और एक आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में भी आपका अफ्रीका में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। ठीक, स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेडियो टेलीस्कोप का एक समूह है जिसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में 2 चरणों में बनाया जा रहा है, और जो पहला चरण है वो शुरू होगा ऐसी उम्मीद है 2029 तक। अब ये जो 2 रेडियो टेलीस्कोप हैं, मतलब 2 डिफरेंट जगह जो ये रेडियो टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, ये डिफरेंट आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऑस्ट्रेलिया के जो टेलीस्कोप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी कम होगी, जो कि 50 से 350 मेगाहर्ट्ज होगी। ठीक, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 350 मेगाहर्ट्ज से 15.4 गीगाहर्ट्ज तक एक फ्रीक्वेंसी पर ये काम करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसके ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है ना, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी 2019 में बनाई गई। इसमें 16 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य देश है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली। तो कहीं भी आपको अमेरिका देखने को नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, चीन है, भारत है, जापान है, लेकिन कहीं भी आपको अमेरिका देखने को नहीं मिला। तो इसमें 16 सदस्य देश है और भारत इसमें एक कंट्री है। ठीक, भारत इसमें एक सदस्य देश है। इसका मुख्यालय यूके में जोडरेल बैंक वेधशाला है ना, जोडरेल बैंक ऑब्जर्वेटरी इसकी क्या है, एक हेडक्वार्टर है। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एसके परियोजना में भागीदारी कहां पर है। भारतीय अनुसंधान पुणे का विशाल मेट्रोटेप रेडियो टेलीस्कोप क्या करेगा, भागीदारी करेगा अपनी, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नेशन सेंटर फॉर रेडियो एक्स्ट्राफिजिक्स द्वारा संचालित है। एसके में भारत का मुख्य योगदान टेलीस्कोप प्रबंधक तत्व, न्यूरल नेटवर्क,
सॉफ्टवेयर का विकास और संचालन में है जो कि टेलीस्कोप को काम करने में मदद करेगा। तो ये है भारत का रोल स्क्वायर किलोमीटर एरे में। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगेन यूनिवर्स को जानना, क्या हमारे जो प्लेनेट है उसके बाद भी कोई लाइफ है कि नहीं, तो ओवरऑल जैसे पृथ्वी से परे जीवन है या नहीं यह भी जानना, आकाशगंगाओं का विस्तार निरीक्षण करना, उनका मानचित्रण करना, ठीक है, कि यूनिवर्स के बारे में और स्पेशली जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका मानचित्रण करना। यह सुदूर आकाशगंगाओं के चुंबकत्व और विकिरण का अध्ययन करेगा और उनका मानचित्र भी बनाएगा, है ना। हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण और विकास के बारे में गहन जानकारी प्रदान करेगा ये टेलीस्कोप। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप हो जाएगा ये बनने के बाद, जैसे कि यहां आर्टिकल में मेंशन भी है। वर्ल्ड बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप हो जाएगा ये रेडी होने के बाद। लेकिन अब इसका जो पहला चरण है वो 2029 में शुरू होगा, ठीक। इसी के बिहाफ पर एक अभ्यास प्रश्न है, ठीक। स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसके प्रोजेक्ट के तहत भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में दूरबीनों की श्रृंखला विकसित की जाएगी। तो कहां कहां पर होगी? एक तो होगी दक्षिण अफ्रीका में केवल, है ना, और एक होगी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीन दृश्य और अवरक्त आवृत्तियों में काम करेगी। तो दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली दूरबीन जो है ये अवरक्त आवृत्तियों में काम नहीं करेगी, दो विभिन्न फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियों पर काम करेगी, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका की जो आपका जो टेलीस्कोप है वो क्या करेगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। ये वाला जो है कम फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। ये लगभग 15 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा और ये 350 मेगाहर्ट्ज पर काम करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन्हीं आधारों पर अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा न तो एक न ही दो। तो ओवरऑल स्क्वायर किलोमीटर एरे की बात अगर हम करें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, मैं इसलिए इसको रिवाइज करा रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको एटलीस्ट ये तो याद रहे कि इसके जो बेसिक पॉइंट हैं जो कि अपकमिंग प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स की तरह साथ साथ रिवाइज कर सके। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे के लिए हुआ क्या है कि 1250 करोड़ रुपए का कैबिनेट ने जो योगदान है उसको अप्रूव किया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, 2019 में बनाई गई थी। 16 सदस्य देश हैं, भारत उसमें पार्टी है, चीन भी उसमें पार्टी है, याद रखना चीन भी उसमें पार्टी, पाकिस्तान नहीं है, ठीक, उनके बस की भी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में, तो ये कहां पर डेवलप होगा? ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर साउथ अफ्रीका वाले की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा साउथ अफ्रीका वाला रेडियो टेलीस्कोप, जबकि ये थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, ठीक। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये 2029 तक पहला चरण इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2 चरणों में इसका विकास होना है, तो पहला चरण 2029 में इसका शुरू हो जाएगा ओवरऑल। और इसके बाद भारत जो है इसमें एक पार्टी भी है और भारत भी क्या करेगा? इसमें योगदान करेगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसका एम क्या है? उद्देश्य है हमारे जो यूनिवर्स है उसको समझना, उसका मानचित्रण करना, ठीक है। क्या इस प्लेनेट के बाद भी आफ्टर लाइफ है? ये इन चीजों को जांचना, ये सब क्या है? इसका काम है, ठीक। तो ये रहा एक ओवरऑल बुलेट पॉइंट के फॉर्म में स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको तुरंत से याद भी हो जाएंगे और अगर प्रीलिम्स में पूछा तो कहीं ना कहीं माइंड में हिट भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों राउज आईएएस के डीएनएस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।